हेलो एवरीवन, स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है फ्री रेडिकल। क्या है बच्चों? फ्री रेडिकल। तो देखो यार, किसी भी रिएक्शन में तीन तरह के इंटरमीडिएट जनरली बनते हैं। एक तो कार्बोकेटायन होता है, एक कार्बो एनायन होता है और तीसरा फ्री रेडिकल होता है। तो इस इंटरमीडिएट के बारे में, दैट इज फ्री रेडिकल के बारे में आज हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे और इसके बाद फ्री रेडिकल के जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं विथ मैकेनिज्म, उस चीज को भी आगे स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार फ्री रेडिकल के इस रिएक्शन को। सबसे पहले यार फ्री रेडिकल को हम लोग समझ लेते हैं, फ्री रेडिकल होता क्या है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल को चलो समझते हैं। कुछ यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। पहले फ्री रेडिकल होता क्या, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर आगे हम तो आप लोग को समझाएंगे जो भी फ्री रेडिकल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस चीज को। तो चलो फ्री रेडिकल समझते हैं जरा। थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन यार तुम लोग यहाँ रखना, ओके। हाँ, अब मान लो हमने कोई कंपाउंड ले लिया CH। यहां पे इसका होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। जहां बॉन्ड होमोलाइटिकली ब्रेक करे वहां पे उस तरह के बॉन्ड फिजन को होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहा जाता है। होता क्या है इसमें यार, नहीं जानते हो तो जान लो यार। बिल्कुल मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। यदि इस बॉन्ड को मैं ध्यान से देखूं तो इस सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो इस सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उस 2 में से इस हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व है। तो यार हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन रहा होगा और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन रहा होगा। और अब मैं क्या कर देता हूं, यहां पे बॉन्ड को ब्रेक कुछ इस तरह से कर देता हूं। किस तरह से? कुछ इस तरह से जिससे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन को चला जाए और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को चला जाए। तो ऐसे में हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा? तो देखो यार, हमारे पास फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और प्लस यहां पे H पे जो है अपना, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहां पे ये जो डॉट वाला स्पीसीज दिख रहा है ना, इसी स्पीसीज का नाम होता है फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल इसलिए क्योंकि यार ये फ्री है, आजाद है रिएक्शन करने के लिए। ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होता है। यदि इसको कोई दूसरा फ्री रेडिकल दिख जाए तो ये तुरंत उसके साथ जाकर कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इस फ्री रेडिकल को थोड़ा अच्छे से हम लोग देखते हैं। यदि मैं इस कार्बन के पास बात करूं कि कितना इलेक्ट्रॉन है अब इस कार्बन के पास, थोड़ा सोच कर थोड़ा देख कर बताओ इस कार्बन के पास अब कितना इलेक्ट्रॉन है। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड का मतलब कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। और ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज टोटल कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन। दैट इज ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो इसीलिए आगे हम लोग जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे फ्री रेडिकल का तो वहां ये जानेंगे कि जो फ्री रेडिकल होता है वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है। और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में एक चीज जानते होंगे कि ये हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होता है। बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होता है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे हुआ और ये फ्री रेडिकल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्यों है, ये चीज इस एग्जांपल से समझ में आ गया। एक चीज यार आगे मैं बताऊंगा तुम लोग को, किसी भी रिएक्शन में H डॉट का फॉर्मेशन नहीं होता है। H फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों? H डॉट हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये कभी फॉर्म होता ही नहीं। यदि हुआ भी तो किसी ना किसी के साथ कंबाइन कर ही जाएगा। मतलब कभी भी तुम्हें एज अ इंटरमीडिएट H डॉट नहीं दिख सकता है, C डॉट दिख सकता है। लेकिन यहां पे समझाने के लिए मैंने H डॉट बना दिया, लेकिन किसी भी रिएक्शन में आगे से तुम्हें H डॉट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जब हम लोग ये चीज रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे ना, जब रिएक्शन का स्टडी करेंगे फ्री रेडिकल के रिएक्शन का, तो वहां H डॉट आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो फिलहाल समझाने के लिए मैंने समझा दिया आप लोगों को। तो चलो अब हम लोग आते हैं अपने स्लाइड पे, वापस PPT पे आते हैं। और यहां पे जो फ्री रेडिकल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, देयरफॉर दे आर इलेक्ट्रोफाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्री रेडिकल क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्यों है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है ना ऑक्टेट कंप्लीट इसका नहीं है। देखिए ना, अभी फ्री रेडिकल कितना इलेक्ट्रॉन था कार्बन के पास? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से कम है। तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन के तलाश में घूम रहा होगा ना। 7 इलेक्ट्रॉन यार, जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये बेचारा शांत होने वाला नहीं है। तो इसीलिए क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम फ्री रेडिकल को लेविस एसिड कह सकते हैं? लेविस एसिड कह सकते हैं? तो देखो यार, यहां पे ऑलरेडी यार मेंशन कर दिया, इट इज नॉट अ लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होता है? तो लेविस एसिड कहते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर को, यानी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके वो कहलाएगा लेविस एसिड। क्या फ्री रेडिकल को हम लेविस एसिड कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्यों? 7 इलेक्ट्रॉन था, यदि मान लो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऐसे में उसके पास हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन। क्या यार मुझे बता दो, 9 इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास, कार्बन के पास पॉसिबल है? नहीं। इसीलिए फ्री रेडिकल जो है एक लेविस एसिड तो नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जस्ट इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। वो एक इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन लेविस एसिड में ये फिक्स हो जाता है कि वहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है, और हम जानते हैं फ्री रेडिकल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर नहीं सकता, इसीलिए इट इज नॉट अ लेविस एसिड वाला पॉइंट यहां लिखा गया। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देयरफॉर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जानते हो यार, 2 तरह के सब्सटेंस होते हैं मेनली, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल होगा वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। यदि किसी भी सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गया, यदि किसी भी सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गया तो ऐसे में वो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल है किस तरह के स्पीसीज होंगे? पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। इसके बाद एक्सट्रीमली हाईली रिएक्टिव स्पीसीज। यार ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? अच्छा ठीक है, चलो तो देखो यार, ऑलरेडी बता चुके हैं फ्री रेडिकल के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचा है, ऑड इलेक्ट्रॉन बचा है तो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होगा। ऑलरेडी यार इस चीज को क्लियर कर दिया। फ्री रेडिकल कैन बी ट्रैप्ड बाय ऑक्सीजन गैस। ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट कैन बी ट्रैप्ड बाय ऑक्सीजन गैस होता, इसका क्या मतलब है जरा समझ लेते हैं यार। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन गैस O2 मॉलिक्यूल क्या होता है, कोई बता सकता है? पैरामैग्नेटिक होता है या डायमैग्नेटिक होता है? तो यदि तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में MOT थ्योरी पढ़े हो, कौन सा थ्योरी? MOT थ्योरी। हाँ, फुल फॉर्म क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन हुआ था कि जो O2 है वो एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है। किस तरह का स्पीसीज है ये? पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है। अब पैरामैग्नेटिक स्पीसीज का मतलब क्या है? दिस O2 कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का तलाश में होगा, पेयर नहीं है ना, अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो पेयर्ड हो जाएगा। और कोई भी चीज चाहता है यार हम जल्दी से पेयर होकर स्टेबल हो जाए, ठीक है ना, हर एक का इच्छा होता है यार कब हम पेयर होंगे, कब हम पेयर होंगे। तो इसी तरह से ये O2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और हम जानते हैं यार फ्री रेडिकल के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों का ख्वाहिश जो है ना, दोनों का चाहत क्या है कि यार हम एक इलेक्ट्रॉन ले ले, हम एक इलेक्ट्रॉन ले ले, दोनों पेयर हो जाए, यही चाहता है ना। तो इसलिए ऑक्सीजन, मान ले किसी एक वेसल के अंदर फ्री रेडिकल रिएक्शन चल रहा है, किसी वेसल के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर एक फ्री रेडिकल रिएक्शन चल रहा है, यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन चल रहा है। तो इस कंटेनर में हम क्या कर देंगे? O2 गैस इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही O2 गैस इंसर्ट कर देंगे तो ऐसे में क्या होता है, इसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल भी यार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या करेगा, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ये कंबाइन करना स्टार्ट कर देगा, और इस तरह से फ्री रेडिकल रिएक्शन को धीरे धीरे कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन को यदि कहीं कंप्लीट करना है तो ऐसे में हम लोग उस कंटेनर में, उस वेसल में O2 गैस इंसर्ट कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है, O2 गैस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके दोनों क्या हो गया, स्टेबल रिएक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे फ्री रेडिकल रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और भी बताएंगे कि जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है ना, यदि किसी भी रिएक्शन में एक बार फ्री रेडिकल बन गया, समझना इस बात को, यदि किसी रिएक्शन में एक बार फ्री रेडिकल बन गया तो वो फिर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। चेन रिएक्शन का मतलब एक फ्री रेडिकल बनाना तो फिर अगला फ्री रेडिकल बना देता है। कैसे ये चीज होता है यार, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है ना, तुम लोग थोड़ा समझ लेना इस चीज को, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, समझना तुम लोग। मान लो यार हमने यहां पे जैसे अभी हमारे पास C डॉट बना, अब ये फ्री रेडिकल है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मान लो हमारे पास कोई एक A2 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, A2 मॉलिक्यूल को मैंने A बॉन्ड A कर दिया, A2 मॉलिक्यूल है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, इस ऐसा समझ लो A2 को मैं क्या करता हूं, हाँ चलो A2, अरे यार A2 को मैं ऐसा ही लिखता हूं, A2 मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये चाह रहा होगा पेयर होना, ये पेयर होने के लिए क्या करेगा, इसको इसके साथ कंबाइन कर जाएगा,
इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। तो जैसे ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो ये तो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन इसको भी देगा। तो ऐसे में क्या होगा, यदि ए इसके साथ ये अब देखो किस तरह से ब्रेक होगा, ये वाला भी बॉन्ड अब होमोलाइटिकली ब्रेक होगा। होमोलाइटिकली मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, और ये जो डॉट आया इस डॉट के साथ कंबाइन करके ये बॉन्ड कुछ इस तरह से बना लेगा, और यहां पे ए डॉट बच गया। कहना हम क्या चाह रहे हैं समझ रहे हो? कहना हम ये चाहते हैं ना कि यहां पे एक यदि फ्री रेडिकल बना, ये यहां से यहां किसी तरह बना, ठीक है ना, हमें नहीं मतलब कैसे बना नहीं बना, यहां से ये एक फ्री रेडिकल बना। अब एक बार यदि रिएक्शन में फ्री रेडिकल बन गया तो आगे वो फ्री रेडिकल ढेर सारा बना देगा। देख सकते हो यार कैसे, मान लो ये फ्री रेडिकल बना, अब ये दूसरा मॉलिक्यूल था उसी कंटेनर में A2 के साथ अब ये कंबाइन करेगा, फ्री रेडिकल है किसी एक ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो A2 भी अब डॉट डॉट में टूट जाएगा। डॉट डॉट में जैसे टूटा ये C डॉट A डॉट के साथ कंबाइन कर गया, A डॉट के साथ कंबाइन किया तो ये हो गया और A पे डॉट आ गया, फिर रेडिकल बच गया। अब ये A डॉट क्या होगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा, मान लो यार BB के पास गया, A डॉट किसके पास गया, BB के पास गया। अब अगेन ये A डॉट है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये क्या बोलेगा कि यार चलो तुम हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, हम बॉन्डिंग तुम्हारे साथ कर लेते हैं। तो ये इसके साथ जाके कंबाइन कर जाएगा, जैसे कंबाइन करेगा A बॉन्ड B तो बन गया, लेकिन अब B डॉट बन गया। अब फिर से यार ये B डॉट बन गया तो इसको भी अब एक इलेक्ट्रॉन किसी से चाहिए, तो मान लो यार ये B डॉट अब किसी C बॉन्ड C के पास गया, फिर ये C और C को मनाएगा कि यार तुम एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, हम पेयर हो जाएंगे। तो चलो भाई C राजी हो जाता है किसी तरह से, तो B और C के बीच बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन फिर C पछताता है कि यार अब लो हम सिंगल हो गए, हम अनपेयर्ड हो गए। तो क्या देख रहे हो यहां से, यही देख रहे हो कि यदि किसी रिएक्शन में एक बार फ्री रेडिकल बन गया ना तो फिर चेन रिएक्शन वहां स्टार्ट हो जाता है, हर स्टेप में फिर फ्री रेडिकल का जनरेशन स्टार्ट होने लगता है। तो इसीलिए हम लोग O2 गैस का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एक बार यदि फ्री रेडिकल बन गया तो अब उसको हमको खत्म करना रिएक्शन को ना, तो खत्म कैसे होगा, तो हम बाहर से O2 गैस इंसर्ट कर दिए। जैसे ही O2 गैस आएगा, जितना भी फ्री रेडिकल दिख रहा है डॉट 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 सबके साथ कंबाइन करके रिएक्शन को वहीं पर फिनिश कर डालेगा। समझे क्या कॉन्सेप्ट है O2 गैस का? उम्मीद है कि तुम लोग को समझ आ रही होगी, उम्मीद करता हूं तुम लोग सब होशियार बच्चे हो। नेक्स्ट पॉइंट, फिर हाँ, फ्री रेडिकल कैन बी ट्रैप्ड बाय ऑक्सीजन गैस, ये पॉइंट क्लियर है। इट कंटेन्स 3 सिग्मा बॉन्ड, नो लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको भी देख लेते हैं, देखने की जरूरत, चलो बता देता हूं, देख लो। तो फ्री रेडिकल के बारे में जैसे ही है, ये फ्री रेडिकल कितना सिग्मा बॉन्ड देखकर बताओ यार, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर कितना है, पेयर है ही नहीं यार, लोन पेयर का हम बात कहां से करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना लोन पेयर कहलाता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे नो लोन पेयर बोलेंगे। और यदि हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। तो इसलिए sp2 है। और यदि शेप पूछ दिया जाए कि क्या होगा इसका शेप, तो शेप क्या बोल दूंगा मैं, ट्राइगोनल प्लैनर। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ यार ये सब चीज तुम लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पास तो यार यहाँ सब कुछ नोट्स के फॉर्म में आप लोग को दिख रहा है यार, पीपीटी के फॉर्म में, ठीक है ना, मुझे तो लिखने का जरूरत नहीं पड़ रहा, लेकिन यार तुम लोग को ईमानदारी से यदि देख रहे हो तो हर एक चीज नोट करते चलना, एक नोट्स में रहेगा आपके पास तो अच्छा रहेगा, रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तब फ्री रेडिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लिए, जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस चीज को देख लिए। इसके बाद अब हम लोग फ्री रेडिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन फोटो हैलोजेनेशन रिएक्शन, इस पे आते हैं। ठीक है ना, तो ये फ्री रेडिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले आप फोटो हैलोजेनेशन रिएक्शन होता क्या, शॉर्ट में समझ लेते हैं। RH + X2 इट गिव्स RH + HF। यदि रिएक्शन को देखें ना तो यार कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। RH X2 कहे तो X बॉन्ड X, यहां से HX को निकाल दो और बाकी जो बच गया उसको जोड़ दो आपस में, तो क्या मिल गया, RH + HX। इतना सिंपल सा रिएक्शन है। लेकिन यदि हम लोग इसका मैकेनिज्म की बात करें कि ये रिएक्शन हो किस तरह से रहे, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना किस तरह से, तो थोड़ा यार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, फिर वो इतना आसान नहीं रह जाता जितना यहां से दिख रहा है। ऐसे जब भी आपको प्रोडक्ट बनाना हो, जब भी आपको कोई फ्री रेडिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना हो तो बहुत आसान है, सभी को बॉन्ड को फ्री रेडिकल में तोड़ो और डॉट डॉट को जोड़ते चलो, काम हो जाएगा। जैसे यार यहीं पे हमारे पास था
RH प्लस X2, बॉन्ड को तोड़े डॉट डॉट, यहां पे बॉन्ड को तोड़े डॉट डॉट, और अब डॉट को जोड़ दो, H डॉट को X डॉट के साथ, R डॉट को X डॉट के साथ, मिल गया RH प्लस HX, RX प्लस HX। तो बहुत ही आसान होता है जब प्रोडक्ट बनाना हो तो। लेकिन यदि मैं इसका मैकेनिज्म की बात करूं कि किस तरह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो फ्री रेडिकल के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप हो जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं यार, हम लोग पहले समझ लेते हैं, क्योंकि यार ये जरूरी है। जो मैकेनिज्म पार्ट है ना फ्री रेडिकल का, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजेनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए समझना जरूरी है। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन यार यहां रखना तुम लोग। तो देखो एक चीज तो अभी आप लोग को हम बताए थे, क्या बात बताए थे कि किसी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन में चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब यदि किसी रिएक्शन में एक बार फ्री रेडिकल बन गया तो वो फिर दूसरा फ्री रेडिकल, तीसरा फ्री रेडिकल, चौथा, मतलब फ्री रेडिकल का एक सीरीज बन जाता है। ऐसा क्यों होता है यार, मैं अभी समझाया था। तो अब हम लोग समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ हैलोजेनेशन को। इसमें देखो यार 3 स्टेप होता है मैकेनिज्म ऑफ हैलोजेनेशन, यानी हैलोजेनेशन यदि मैकेनिज्म देखें तो इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। एक होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप, इसको CIS लिख देते हैं। फिर एक दूसरा स्टेप होता है चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप CPS लिखते हैं इसे हम। और थर्ड स्टेप होगा चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप CTS। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 स्टेप इन्वॉल्व होता है किसी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन में। अब हम लोग एक एक करके ये तीनों स्टेप्स को डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। तो सिंपल है, चेन इनिशिएशन स्टेप में पहले क्या होता है इस चीज को जानते हैं। चेन इस तो एक काम करते हैं हम लोग नोट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे मूव कर देते हैं। चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप में होता क्या है, तो ध्यान से यार तुम लोग देखना, ठीक है ना। यही चीज आगे चलकर क्वेश्चन इससे भी बनता है। डायरेक्ट आपको मैकेनिज्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा बहुत सारे बुक में, और एग्जाम में भी ऑलरेडी पूछे हुए हैं। इसलिए यार इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, तो चलो CIS चेन इनिशिएशन स्टेप होता क्या है। पहले देखो यार रिएक्शन होता क्या है। कोई हमारे पास एल्केन है, ये X2 के साथ कंबाइन करता है, और ये रिएक्शन जो है ना वो लाइट के प्रेजेंस में होता है। ध्यान रखना, लाइट के प्रेजेंस में, लाइट को हम लोग HNu लिख देते हैं। ओके, तो यहां पे ये बना देते हैं RX प्लस HX, ये प्रोडक्ट बन गया। हमें यहां से यहां बनाना कैसे बनता है इसी चीज को हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला स्टेप में जो X2 है, ये लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है 2x डॉट, मतलब फ्री रेडिकल में ब्रेक कर गया। ठीक है ना, जितने भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं वो हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट इसी के प्रेजेंस में होता है। तो यहां पे हीट से क्या हो गया, सॉरी लाइट के प्रेजेंस में क्या हो गया, X2 ब्रेक कर गया 2x डॉट में। अब इसमें भी जो x डॉट है, x डॉट कहे तो हैलोजन का फ्री रेडिकल, लाइक F डॉट हो सकता है, Cl डॉट हो सकता है, Br डॉट हो सकता है, I डॉट हो सकता है। ठीक है, अब यदि देखा जाए स्टेबिलिटी ऑफ दिस फ्री रेडिकल, कौन स्टेबल फ्री रेडिकल स्टेबल है, कौन मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, कैसे बताएंगे। तो देखो यार F डॉट का साइज बहुत ही छोटा है। साइज छोटा होने के से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा, मतलब मैं बोल सकता हूँ F डॉट जो है ना वो हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है। और हाईली अनस्टेबल का मतलब ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल दिस 4। अब यदि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो ऐसे में क्या होता है ना, X2 यदि X2 के जगह पे हम फ्लोरीन लिए हुए ना, F2 लिए हुए हैं, तो F2 से 2F डॉट बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। क्यों, बहुत ही रिएक्टिव है। तो इसलिए फ्लोरिनेशन रिएक्शन जो है ना उसको लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब फ्लोरिनेशन रिएक्शन डार्क में भी हो जाता है। इतना मतलब कि फास्ट रिएक्शन होता है, समझ सकते हो यार, डार्क में हो जा रहा है मतलब इसको कोई बाहर से एनर्जी देने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है ऐसा। तो F डॉट बहुत ही रिएक्टिव है, देन बहुत ही ज्यादा, Cl डॉट थोड़ा कम, और Br डॉट थोड़ा कम, और I डॉट बहुत ही कम मतलब रिएक्टिव होता है, बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है।
ठीक है। इसलिए आयोडीन का रिएक्शन हम लोग आगे देखेंगे, ये रिएक्शन होता ही नहीं है, मतलब ये रिएक्शन यदि होता भी है तो रिवर्सिबल डायरेक्शन में होने लगता है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगता है। तो ये हम लोग आयोडीनेशन, जितने भी रिएक्शन है ना, फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, ये चारों रिएक्शन हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी जो बेसिक्स जो जरूरत पड़ेगा जो बीच बीच में, वो सब मैं बताते चल रहा हूँ अभी। चलो फिलहाल ये पॉइंट मैं मिटा दे रहा हूँ, इसमें से जो जो तुम लोग को इंपॉर्टेंट लगे ना वो नोट कर लिया करो, क्योंकि ये सब सवाल आता है। तो फिलहाल के लिए मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोगों को लगेगा तो आप लोग नोट कर लेना खुद से। हाँ, तो चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या हुआ, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल से फ्री रेडिकल बनाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो ना। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या हुआ, अभी रिएक्शन को इनिशिएट किया जा रहा है, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल से हमारा फ्री रेडिकल बना, और अब एक बार फ्री रेडिकल बन गया तो वो फिर फ्री रेडिकल बनाना स्टार्ट कर देगा। तो अब हमारा आता है चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है, अब जो एक्स डॉट है ये अटैक कर देगा, किस पे अटैक कर देगा, जो हमारे पास अल्केन है। मान लो यार RH की जगह पे आप CH4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, चलो CH4 ले लिए, खुश हो ना, हैप्पी। चलो एक्स डॉट CH4 के साथ कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके क्या बनाएगा तुम लोग बता दो मुझे। तो एक्स डॉट ये क्या करेगा, एक्स डॉट यहां से एक H डॉट निकाल लेगा, और H डॉट निकाल के HX बन जाएगा, HX तो बन जाएगा, लेकिन यहां पे यदि H डॉट निकला, जरा समझना, CH4 को मैं इस तरह से लिखता हूं, ठीक है ना, C पे 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को मैंने अलग कर दिया। यदि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन था इन्वॉल्व, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया, कार्बन के पास आ गया, मतलब यहां पे अब CH3 डॉट बन गया। इसको मिटा देता हूं, ये समझ में आया किस तरह से हो रहा है। चेन प्रोपगेशन स्टेप, मतलब चेन प्रोपगेट कर रहा है, प्रोपगेट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये एक फ्री रेडिकल दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट करता है, दूसरा फ्री रेडिकल तीसरा फ्री रेडिकल जनरेट करता है, इसलिए इस स्टेप को चेन प्रोपगेटिंग स्टेप कहते हैं। देख सकते हो यहां पे एक फ्री रेडिकल था एक्स डॉट, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक किया, यहां से एक फ्री रेडिकल बना दिया, HX बाहर हो गया। अब ये जो CH3 डॉट बना, अब देखो ये एक फिर से फ्री रेडिकल बना, अब ये फ्री रेडिकल एक और फ्री रेडिकल बनाएगा, कैसे बनाएगा, तो अब CH3 डॉट जो है वो X2 पे अगेन अटैक करता है, CH3 किस पे अटैक कर दिया, X2 पे अटैक कर देगा। अब ये X2 पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा यार बता दो, तो ये CH3 डॉट अब यहां से X2 से X डॉट निकाल लेता है, मतलब X2 X डॉट में टूट जाएगा, ऐसा समझ लो। ये इस तरह का, ये होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, मतलब ये X2 जो था ना वो X प्लस X में टूट गया, X डॉट प्लस X डॉट, और ये CH3 डॉट एक X डॉट के साथ कंबाइन कर जाएगा, जैसे ही कंबाइन कर गया तो बन गया CH3X प्लस X डॉट बन गया। ये थोड़ा लोग समझना, समझ में आया ये स्टेप कैसे हो रहा है। X डॉट CH4 पे अटैक किया तो CH3 डॉट प्लस HX बना दिया, और CH3 डॉट X2 पे अटैक किया तो CH3X प्लस X डॉट बना दिया। क्लियर है ना, चलिए गुड। अब तुम लोग इस वाले में ऐसा भी सोच सकते थे, इस वाले में ही ये जो X डॉट CH4 के साथ जब कंबाइन कर रहा तो इसमें एक और पॉसिबिलिटी था, एक और रिएक्शन के होने का पॉसिबिलिटी था। क्या पॉसिबिलिटी था वो, तो तुम लोग ऐसा भी सोच सकते थे, ये जो X डॉट है ना यहां पे क्या करता, CH3H है, ये X डॉट H पे अटैक ना करके ये X डॉट इस पे अटैक कर देता CH3 पे। यदि ऐसा होता तो क्या बनता, CH3X प्लस H डॉट। और एक पॉसिबिलिटी क्या था जो मैंने यहां पे ये वाला बताया, CH4, इसमें क्या था CH3H, बॉन्ड को ब्रेक किया H डॉट और CH3 डॉट यहां पे बनाया, और यहां से बना HX प्लस CH3 डॉट। अब दो पॉसिबिलिटी था, लेकिन जो स्टेप यहां पे हो रहा है वो ये वाला स्टेप है, CH3 डॉट प्लस HX, ये HX है, ये वाला स्टेप हो रहा है, ये वाला स्टेप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो यार सब कुछ तो सही है, X डॉट क्या क्या यहाँ CH3 के साथ अटैक कर दिया, CH3X बन गया, H डॉट रह गया। यहाँ पे क्या हुआ, X डॉट इस CH3 के साथ कंबाइन नहीं किया, H डॉट के साथ कंबाइन किया, H डॉट के साथ कंबाइन करेगा तो HX बन गया प्लस CH3 डॉट रह गया। तो ये स्टेप तो होता है, ये वाला नहीं होता। क्यों नहीं होता है,
तो थोड़ी देर पहले तुम लोग को बताए थे कि जो H डॉट है ये हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है, इसलिए ये स्टेप नहीं होता है। समझ में आया? तो इसलिए ऑब्जेक्टिव में आपको दिख जाएगा, यदि कहीं भी किसी भी स्टेप में H डॉट दिख रहा है ना तो समझ जाना कि वो स्टेप तो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत बार पूछ दिया जाता है क्वेश्चंस में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कैन नॉट बी अ स्टेप फॉर फ्री रेडिकल रिएक्शन। ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन के लिए कौन सा इसमें से स्टेप पॉसिबल नहीं है। तो यदि कहीं H डॉट दिख गया तो समझ जाना कि वो स्टेप तो फॉर्म होगा नहीं, वो स्टेप तो पॉसिबल होगा नहीं। ये चीज क्लियर है ना? तो चलो अब यहां से हमारा देखिए हमें CH3X बनाना था ना, देखो तो ऊपर वाले रिएक्शन में जो हमें यदि ओवरऑल रिएक्शन को यदि मैं देखूं ध्यान से, ये रिएक्शन था, हमें क्या बनाना था RX प्लस RX बनाना था ना, मेन हमारा पर्पस ये था। तो हमारा पर्पस हो चुका फुलफिल, देखो यहाँ CH3X बन चुका है, बन चुका ना, CH3 हमारा बन चुका CH3X। लेकिन अब जो X डॉट और भी CH3 डॉट ये सब जो बच गया ना, इसका क्या होगा? तो अब जितने भी फ्री रेडिकल एक्स्ट्रा बन रहे हैं उनको खत्म करना है। तो उनको खत्म करने के लिए अब यहाँ पे O2 गैस नहीं रहेंगे, ठीक है ना। O2 बाहर से इंसर्ट किया जाता है, यहाँ पे खुद ब खुद ये सब हो जाता है। चेन टर्मिनेशन स्टेप में आ जाओ, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन मतलब कि जो अब चेन चला था ना, ये भी और भी चलता जाएगा रिएक्शन। देखो यार यहीं पे मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ इसी में आगे। फिर इसी में क्या होगा, मान लो X डॉट बना, अब X डॉट फिर से क्या करेगा जानते हो, कि जो X डॉट यहाँ पे बना ना, फिर से CH4 पे अटैक कर देगा। CH4 पे अटैक कर दिया, CH4 पे अटैक कर दिया तो क्या बन जाएगा, CH3 डॉट प्लस HX। और फिर ये CH3 डॉट जो बना वो फिर से किस पे अटैक कर देगा, X2 पे अटैक कर देगा। तो फिर से अगला स्टेप में CH3X प्लस X2 X डॉट बन जाएगा। मतलब ये जो स्टेप था ना, ये स्टेप फिर से रिपीट कर गया। देखो X डॉट यहाँ पे बना, यही X डॉट फिर से क्या करे, जो एल्केन था हमारे पास, ठीक है ना, जो एल्केन RX था उसी पे अटैक कर दिया। दैट इज एल्केन हम CH4 को माने हुए हैं, तो इसी पे अटैक कर दिया CH3 डॉट प्लस HX, और CH3 डॉट X2 पे अटैक करके CH3X प्लस X डॉट। फिर से ये स्टेप होना स्टार्ट हो जाएगा। X डॉट फिर से किस पे अटैक करेगा, बोलो यार, CH4 पे अटैक करेगा। फिर से यहाँ से बन गया CH3X प्लस X, CH3X प्लस, गलती बोल दिया ना, क्या बन जाएगा यहाँ से CH3 डॉट प्लस HX। और फिर जो CH3 डॉट बना ये X2 पे अटैक करेगा, CH3X प्लस X डॉट बना देगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से यही स्टेप बार 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 होता रहेगा। तो इसीलिए हम बार बार स्टेप को नहीं लिखेंगे। हमारा मेन पर्पस था CH3X बनाना, बन गया। तो अब मैं क्या करता हूं, इस एक काम करता हूं, मिटाता नहीं हूं। चलो, तो ये तो हो गया। अब हमें इसको रोकना है, तो हम लोग क्या करते हैं, चेन टर्मिनेशन स्टेप लाते हैं। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, जितने भी फ्री रेडिकल बने थे ना, वो दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके रिएक्शन टर्मिनेट हो जाता है। यानी जहां भी X डॉट बना था वो दूसरे X डॉट के साथ कंबाइन करेगा और ये X2 बना देगा। ऐसा भी हो सकता है X डॉट दूसरे CH3 डॉट जो भी रिएक्शन में बन रहा है उसके साथ कंबाइन करेगा और ये CH3X में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो CH3 डॉट था वो किसी दूसरे CH3 डॉट के साथ कंबाइन करेगा और ये इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं वो सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है चेन टर्मिनेशन। मतलब चेन टर्मिनेशन स्टेप का मकसद है जो भी फ्री रेडिकल बना था उसको खत्म कर डालना। तो कैसे खत्म होगा, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाएगा तो रिएक्शन एंड कर जाएगा, कंप्लीट कर जाएगा। समझे? तो इस तरह से ये जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है 3 स्टेप में होता है, चेन टर्मिनेशन, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप और फिर चेन प्रोपगेशन स्टेप, सॉरी चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन स्टेप। फिर से देख लो यार क्या क्या होता है। चेन इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, X2 2X डॉट बना। चेन प्रोपगेशन में जो फ्री रेडिकल बना यही फ्री रेडिकल एल्केन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, CH3 डॉट प्लस HX। CH3 डॉट अब जो फ्री रेडिकल बना वो फिर से एक फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। चेन प्रोपगेशन में क्या होता है, एक फ्री रेडिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करता है और एक नया फ्री रेडिकल जनरेट करता है। समझ रहे हो इस चीज को? देखो, एक फ्री रेडिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक किया और एक नया फ्री रेडिकल जनरेट किया। फिर से फ्री रेडिकल जो जनरेट हुआ वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, फिर से एक नया फ्री रेडिकल जनरेट करेगा और फिर यही स्टेप बार बार होता रहता है। चेन प्रोपगेशन स्टेप इसे कहते हैं।
और लास्ट आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें जितने भी फ्री रेडिकल दिख रहे थे एक्स डॉट के साथ कंबाइन करके X2 में कन्वर्ट हो सकता है, एक्स डॉट CH3 के साथ कंबाइन करके CH3X में कन्वर्ट हो सकता है, या CH3 खुद भी CH3 के साथ कंबाइन करके CH3 बना सकता है। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म था। यहाँ पे मैकेनिज्म में देखो यार क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कौन सा मतलब कि स्टेप सही है, कौन सा स्टेप गलत है। 4 स्टेप आपको दे देगा ऑप्शन में, बोल दे इसमें से कौन सा स्टेप हो सकता है, कौन सा स्टेप नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको 3 पॉइंट याद रखना है। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या हम लोग देखें, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है फ्री रेडिकल में। न्यूट्रल मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होता है, फ्री रेडिकल में। FR कहते हैं फ्री रेडिकल। चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है, फ्री रेडिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करके एक न्यू फ्री रेडिकल जनरेट करता है। और चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब फर्स्ट स्टेप का उल्टा है। फर्स्ट स्टेप में क्या था, चेन इनिशिएशन स्टेप में न्यूट्रल मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में जा रहा था, यहाँ फ्री रेडिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जाता है। और चेन प्रोपगेशन में दोनों इन्वॉल्व होता है, फ्री रेडिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके न्यू फ्री रेडिकल जनरेट करता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप है, इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना यार। H डॉट कहीं नहीं बनता, इस चीज को भी ध्यान रखना। रिएक्टिविटी देखिए F डॉट Cl2 Cl डॉट Br डॉट I डॉट, तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो होता है F डॉट ग्रेटर देन Cl। F डॉट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर Cl2 बहुत ही मतलब F डॉट से बहुत कम होता है लेकिन रिएक्टिव होता है। Br डॉट और I डॉट तो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसलिए I डॉट का जो रिएक्शन होता है वो नहीं के बराबर होता है, एकदम नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ मतलब ये जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिलेटेड और जिस तरह का सवाल पूछे जा सकते हैं ना, वो मैंने आपको हिंट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक ना? तो चलो अब आगे हम लोग चलते हैं, ये चीज आप लोग पहले नोट कर लेना। चलो अब यहाँ पे देखो, अभी हम लोग जो बना रहे थे प्रोडक्ट, वो बना रहे थे RH। देखो प्रोडक्ट जो हम बना रहे थे अभी, देखना यार, RH प्लस X2 इट गिव्स RX प्लस HX। ये जो RX बन रहा है ना, ये मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट कहलाता है। मोनो हैलोजिनेटेड का मतलब मान लिया हमने CH4 प्लस X2 लिया, तो ये बना CH3X प्लस HX। तो ये जो प्रोडक्ट बनना, इसको हम लोग कहते हैं मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट। मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ यार, मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट का मतलब हुआ एक यदि हैलोजन लगा हुआ है एल्केन में तो मोनो हैलोजिनेटेड होगा। लेकिन जो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है ना, इसमें आपको मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट नहीं मिलता है, इसमें मिक्सचर ऑफ मोनो हैलोजिनेटेड, डायहैलोजिनेटेड, ट्राइहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट भी मिलता है, टेट्राहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट भी मिलता है। मतलब CH3X के साथ साथ आपको ये भी मिल सकता है CH2X2, ये भी मिल सकता है CHX3 और ये भी मिल सकता है CX4। तब बात आता है कि यार ये मोनो हैलोजिनेटेड के साथ ये सभी प्रोडक्ट क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, ये चीज हमें जानना है। तो बिल्कुल यार मैकेनिज्म से ये चीज क्लियर हो जाएगा, मैं समझा देता हूं, ठीक है ना, कि यार मोनो हैलोजिनेटेड के साथ ये सब डायहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट कैसे मिलता है और क्यों मिलता है। तो देखना यार, समझना थोड़ा अच्छे से, ठीक है ना। बाय द वे इंपॉर्टेंट यही वाला पार्ट था, लेकिन मतलब कि हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है यार कहीं से भी, इसलिए थोड़ा समझना अच्छे से। सबसे पहला चेन इनिशिएशन स्टेप में X2 कंबाइन करके 2X डॉट बना दिया, ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। चेन प्रोपगेशन स्टेप, अब देखो इसी स्टेप में सब कुछ होगा। X डॉट क्या करेगा, देखो मेन हमारा पर्पस क्या है, CH4 प्लस X2। इसको एक काम करता हूं, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, ठीक है ना। CH4 प्लस X2 लाइट के प्रेजेंस में ये बना देता है CH3X। ऐसा लगता है CH3X, लेकिन ये एक्चुअली CH2X2 प्लस CHX3 प्लस CX4 प्लस HX, ये सारा भी बनाता है। अब यार यहाँ पे CH3X तो बनता है, लेकिन इसके अलावा ये सभी प्रोडक्ट बनता है, CH2X2, CHX3, CX4 भी बनता है। अब बात आती है यार ये क्यों बनता है, कैसे बनता है, तो इसी चीज को समझना है। तो यहाँ पे X डॉट आया, अब ये X डॉट क्या करेगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल देखेगा CH4 पे अटैक मारा, यहां से बना दिया CH3 डॉट प्लस HX। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, CH3 डॉट अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा,
X2 पे अटैक करेगा, X2 पे अटैक किया, क्या बना दिया, CH3X प्लस X डॉट। ठीक, क्लियर है ये चीज? अब समझना यार, अब आगे गेम होता क्या। अभी हमने क्या बताया, X डॉट बना, अब फिर से जैसे ही X डॉट बना वो फिर से यही वाला स्टेप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। नहीं, जैसे ही X डॉट फिर से बन गया वही X डॉट फिर से जो कंटेनर में एल्केन जो प्रेजेंट था उसी एल्केन पे फिर से अटैक मारेगा, फिर से CH3 डॉट HX, CH3 डॉट फिर से X2 पे अटैक मारेगा, CH3X डॉट, फिर से जैसे X2 मारा फिर से ये रिपीट। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? आ रहा है ना समझ में? तो अब इससे तो मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट ही बार बार मिल रहा है, फिर डाई हैलोजेनेटेड कैसे बनता है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। अब X डॉट पहले इस CH4 से H निकाल रहा था, H डॉट निकाल के HX हो जा रहा था। देखो यहाँ पे CH4 से H डॉट निकाला तो HX बन गया और ये CH3 डॉट बच गया। लेकिन इस X डॉट के पास एक और ऑप्शन है। अब तो यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास कंटेनर में दो चीज प्रेजेंट है। इस X डॉट के लिए कंटेनर में दो चीज प्रेजेंट है। क्या क्या? एक CH4 प्रेजेंट है और दूसरा CH3X भी प्रेजेंट है। ये भी तो बन चुका है प्रोडक्ट में, और CH4 तो पहले से प्रेजेंट है। तो अब इस X डॉट के लिए दो ऑप्शन, इस पे अटैक करना और इस पे अटैक करना। यदि CH4 पे अटैक कर दिया तो ऐसे में यही वाला स्टेप रिपीट कर जाएगा। लेकिन यदि ये X डॉट इस पे अटैक कर दिया CH3X पे तो क्या होगा? तब अब वो चीज नहीं होने वाला जो पहले हो रहा था। चलो अब समझते हैं आगे। यदि CH3X पे अटैक कर दिया तो ऐसे में क्या होगा? तो देखो यार क्या होगा, ये X डॉट क्या निकाला गया यहाँ से, X डॉट CH4 से क्या निकाल रहा था, H निकाल रहा था ना, H डॉट HX बना के CH3 डॉट बन जा रहा था। तो यहाँ से X डॉट क्या निकालेगा, H डॉट निकालेगा। H डॉट जैसे ही निकाला तो यहाँ पे देखना यार हमें क्या मिलेगा, CH2X डॉट, H डॉट निकाला, इस पे डॉट आ गया और ये H डॉट X के साथ कंबाइन करके HX बना देगा। अब क्या हो रहा है, अब जो ये CH2X दिख रहा है ये किसके साथ कंबाइन करेगा बताओ? ये तो अब कंबाइन करेगा X2 के साथ ही। यदि X2 के साथ कंबाइन किया तो एक X डॉट इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। जैसे ही कंबाइन कर गया तो ये CH2X2 प्लस एक X डॉट बच जाएगा। समझ में आया? अब देखो यार ये क्या है, डायहालोजेनेटेड प्रोडक्ट है कि नहीं है? CH2X2 दो हैलोजन लग गया, डायहालोजेनेटेड प्रोडक्ट हो गया। अब बात आती है ट्राई हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट कैसे बनता है। समझ सकते हो यार तुम लोग खुद से भी। ये मोनो हैलोजेनेटेड बना, इस स्टेप में डाई हैलोजेनेटेड बना, और अब बात आती है ट्राई हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो देखो यार जो X डॉट था ना, अब इस X डॉट के पास तीन ऑप्शन है। पहले CH4 CH3X ही था मिक्सचर में, लेकिन अब CH2X2 भी आ गया है। यानी इस X डॉट के पास देखा जाए ना तो ये X डॉट CH4 पे भी अटैक कर सकता है, CH3X जो यहाँ बन रहा है उस पर भी अटैक कर सकता है, और एक CH2X2 अब और आ गया एक एक्स्ट्रा। यानी इस X डॉट के लिए तीन ऑप्शन आ गया है। इस X डॉट के लिए तीन ऑप्शन आ गया, इस पे इस पे इस पे। तो यदि X डॉट CH4 पे अटैक किया तो वो तो मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट बना देगा, मोनो हैलाइड बना देगा। X डॉट यदि इस पे अटैक कर रहा है तो फिर देख सकते हैं वो क्या बना देता है, CH2X2 बना देता है। और यदि X डॉट इस CH2X2 पे अटैक करता तो क्या होता, जरा देख लेते हैं इस चीज को। तो देखते हैं यार, समझना जरा तुम लोग भी यार। क्या हो गया यार, रुक जा यार, कुछ गड़बड़ हो गया। चल ठीक है। तो अब यदि X डॉट CH2X2 पे अटैक कर देता तो क्या हो जाता, क्या होगा? X डॉट क्या करेगा, यहाँ से H डॉट निकाल लेगा। X डॉट को तो यार एक H डॉट चाहिए ना, HX बना देगा। तो H डॉट निकाला तो HX मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया हमें, CHX2 यहाँ पे डॉट, अब प्लस HX बाहर हो गया। अब जैसे ही CHX2 बना, CHX2 डॉट, ये क्या करेगा आगे, ये तो X2 से X ले लेगा। जैसे ही X ले लेगा तो ये बन गया CHX3 और प्लस X डॉट फिर से मिल गया। अब आगे ये X डॉट क्या करेगा भाई, क्या करेगा? तो आगे नहीं यार, इस X डॉट पे अब चार ऑप्शन है। ये X डॉट किस पे अटैक कर सकता है, देख लो यार। CH4 पे अटैक कर सकता है ये X डॉट जो बना फाइनल स्टेप में। CH3X पे भी अटैक कर सकता है जो कि यहाँ बना। CH2X2 पे भी अटैक कर सकता है। अब तो एक और ऑप्शन आ गया,
CH3 पे भी अटैक कर सकता है। तो यदि ये जो X डॉट बन रहा है लास्ट स्टेप में, यदि ये X डॉट यदि मान लो ये जो X डॉट बना, ये X डॉट यदि इसी CH3 जो अभी बना उस पर अटैक कर दे तो फिर क्या हो जाएगा? तो X डॉट एक H डॉट उल्टा लिख दिया CH3, यदि यहां से H डॉट निकाला तो यहां पे मिल जाएगा हमें CH3 डॉट और प्लस HX, और जैसे ही CH3 डॉट मिला तो ये CH3 डॉट अगले स्टेप में X2 के पे अटैक कर देगा, ये बना देगा CX4 प्लस X डॉट। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, यहां से CX4 मिल गया, यहां से CHX3 मिल गया, CH2X2 मिल गया, और फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला था? CH3X मिला था। अरे यार चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, हमें इस तरह से क्या क्या मिल गया रिएक्शन में, CH3X, देखो क्या क्या मिल गया, लिख देता हूं यार, CH3X मिला, CH2X2 भी मिला, CHX3 भी मिला और CX4 भी मिला, चारों मिल गया, यानी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल जा रहा हमें। और इसलिए मान लो हमें मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट ही केवल चाहिए, ध्यान से सुनना, यदि हमें केवल मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट ही चाहिए तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? तो देखो यार, यदि हमें केवल मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट ही चाहिए तो देखो यार हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या चालाकी दिखा सकते हैं। देखो यदि हमें मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट ही चाहिए, अरे यार, तो हम क्या करेंगे, इस X डॉट के पास चार ऑप्शन है, CH4 पे भी अटैक कर सकता है, CH3X पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है। तो इस X डॉट के पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसके पास होगा अटैक करने का? तो ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन मिक्सचर में कौन ज्यादा अमाउंट में है। जो ज्यादा अमाउंट में होगा ये X डॉट पहले उस पर अटैक कर देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो मिक्सचर में CH4 एल्केन जो है ना पार्ट, उसको एक्सेस में ले लेते हैं, और यदि इसको एक्सेस में ले लिया जाए, बस यही इंपॉर्टेंट है, यदि CH4 को एक्सेस में ले लिया जाए तो इस X डॉट का किस पे अटैक करने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा? डेफिनेटली यार फिर इस CH4 पे अटैक करने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे X डॉट के पास जो इतना सारा ऑप्शन आ रहा था हर स्टेप में, अब उसके पास पहला ऑप्शन यही CH4 का होगा, यानी X डॉट बना, अब X डॉट इस CH3X पे नहीं जाएगा, यानी जो CH3X यहाँ बना ना इसके पास नहीं जाएगा, ये दोबारा CH4 पे ही आ जाएगा, यानी ये स्टेप नहीं होगा, ये स्टेप फिर से यहीं पे आ जाएगा। फिर X डॉट बनेगा, फिर CH4 एक्सेस में लिया गया तो फिर से इसी पर अटैक कर देगा, फिर से X डॉट। मतलब इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि हमें फाइनली मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट जो है ना CH3X वाला प्रोडक्ट, यही हमें मेजर अमाउंट में मिल जाएगा। मतलब ये, मतलब क्या है, मतलब ये कि टू गेट मोनो हैलोजेनेटेड, देखो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पॉइंट लिख रहा हूं, टू गेट मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट एज मेजर, यदि आपको मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट मेजर चाहिए तो ऐसे में क्या करो, टेक एल्केन इन एक्सेस, यानी अल्केन को यदि एक्सेस में ले लेते हैं तो ऐसे में हमें मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट मेजर मिल जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, यदि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है तो सब कचड़ा हो जाएगा यार, ना हमें अच्छे से CH3X मिल पाएगा, ना CH2X2 मिल पाएगा, ना CHX3, ना CX4, सबको मिक्सचर मिल गया, कचड़ा हो गया। तो इसीलिए इस कचरा से यदि हम बचना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा चालाकी दिखाना पड़ेगा, और अब क्या करेंगे, CH4 को जो एल्केन हम लोग ले रहे थे X2 के साथ, उस एल्केन को एक्सेस में ले लेंगे, तो बार बार X डॉट उसी CH4 के साथ अटैक करेगा उसके साथ, और वो मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट बनाता जाएगा, और इस तरह से हमें मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट मेजर मिल जाता है। समझ में आया ये चीज? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इस तरह से जो मैकेनिज्म वाला पार्ट था ना पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो गया। इसमें एक चीज बस ध्यान रखना है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है ना, पूरे स्टेप में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये रह गया था ऊपर ही बताना था मुझे एक्चुअली, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है,
पहला स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप होता है, इसमें x2 कन्वर्ट हो जाता है लाइट के प्रेजेंस में 2x डॉट में। चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है, ये x डॉट कंबाइन करता है CH4 पे अटैक करता है, ये CH3 डॉट प्लस HX बना देता है। और यही जो स्टेप है, यही स्टेप RDS है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जो मिथाइल फ्री रेडिकल बन रहा है CH3 डॉट, यानी जो X डॉट इस पर अटैक कर रहा है, ये जो स्टेप है यही स्टेप है हमारा RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, ये स्टेप जितना रेट डिटरमाइनिंग स्लोवेस्ट स्टेप, जो स्टेप स्लो होगा वो मतलब वही हमको रेट बताएगा। क्लियर? उसके बाद बाकी क्या होता है हमें मतलब नहीं है, बस हमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में बता रहा था। तो ये स्टेप जो है चेन प्रोपगेटिंग स्टेप का ये वाला स्टेप, X डॉट जब CH4 पे अटैक करता है CH3 डॉट प्लस HX बनाता है। ठीक है, तो अब आप लोग यार ये चीज़ नोट कर लो। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट फ्री रेडिकल के जो 4 टाइप्स हैं, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन, इसके बारे में एक एक करके 1 बाय 1 चारों रिएक्शन को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो चलो अभी के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।